होटल राजमहल एपिसोड 58 रूम नंबर 3026। मल्लिका अमन की तरफ बढ़ने लगती है और ये देखकर अमन डर के कारण पूरी तरह से कांप रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो इस जंजाल से बचकर कैसे बाहर निकले कि तभी होटल राजमहल की घड़ी टन की आवाज के साथ बजने लगती है। सब लोग घड़ी की तरफ देखते हैं। घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है। धीरे धीरे पूरे होटल राजमहल में आग लगनी शुरू हो जाती है और मल्लिका का चेहरा बदलने लगता है। एक बार फिर वो एक भयानक आत्मा का रूप ले लेती है और धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। विशाल और अमन भागकर संजीव की लाश के पास पहुंचते हैं जो खून और मांस के लोथड़े से लिपटी हुई है। दिव्या भी उनके पीछे पीछे संजीव की लाश के पास पहुंच जाती है। तभी होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वहीं बूढ़ा चौकीदार अपने हाथ में लाठी लिए अंदर आ जाता है। उस बूढ़े ने कहा, अरे देख क्या रहे हो तुम दोनों, इसे उठाने में मेरी मदद करो। तभी बंसी विशाल के कान में फुसफुसाता है, अबे जल्दी कर विशाल, मुझे चलने से बहुत डर लगता है। इतनी देर में मुरली विशाल के कान में फुसफुसाता है, पहली बार ये बंसी ठीक कह रहा है, मुझे जलकर नहीं मारना। उसी वक्त विशाल झल्लाता हुआ कहता है, चुप करोगे तुम दोनों। ये देखकर अमन की हालत और खराब हो जाती है। ये किससे बात कर रहा है तू? विशाल अमन की ओर देखकर कहता है, अरे यार कुछ नहीं, बस ये बंसी और मुरली मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब देखो बाग बाग करते रहते हैं। वहीं अमन डरते डरते इधर उधर देखने लगता है कि बूढ़ा बाबा बोलता है, अरे निकालो इस लाश को बाहर जल्दी, होटल के जल जाने का इंतजार कर रहे हो क्या? ये कहते हुए वो बूढ़े बाबा अमन और विशाल की मदद से संजीव के बचे कुचे शरीर को उठाकर वहीं पास के एक कब्रिस्तान में ले जाता है। उनके जाते ही होटल राजमहल धू धू करके जलने लगता है और उसके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कब्रिस्तान में एक खुदी हुई कब्र में संजीव की लाश को दफन कर दिया जाता है। उन्होंने संजीव को तो दफन कर दिया, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसने अमन को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये सब असलियत थी या फिर कोई बुरा सपना। उसने अपने सामने खड़े विशाल की तरफ देखा और पूछा, विशाल प्लीज कोई तरकीब निकालो जिससे हमारा इस मल्लिका से पीछा छूट जाए। अगर इसने संजीव के साथ इतना कुछ कर दिया तो ये हमें क्यों छोड़ेगी? हम लोग भी तो उसके साथ ही थे ना। ये सुनते ही विशाल ने झल्लाते हुए कहा, ओ एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं किया है, तू अपना खुद देख, इस सब में मुझे मत घसीट। ये सुनकर अमन कहता है, अच्छा ठीक है मेरे बाप, तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे तो बचा ले यार, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं। विशाल ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बचपन का दोस्त, तभी तो तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अमन और विशाल की बात सुनकर दिव्या ना चाहते हुए भी हंस पड़ती है। दिव्या और विशाल आज काफी ज्यादा थक गए हैं और भारी मन से वापस मल्लिका के घर लौट आए। अमन भी विशाल के साथ बात करता करता यहीं पहुंच जाता है। विशाल, दिव्या और अमन दरवाजा खोलकर जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक कमरे के अंदर से अंगड़ाई लेती हुई प्रिया बाहर निकली। अरे आ गए तुम लोग? प्रिया को वहां पर देखकर दिव्या ने नाराज होते हुए विशाल से कहा, ये अभी तक यहीं पर है? प्रिया तुम अभी तक यहीं पर हो? प्रिया को वहां पर देखकर विशाल भी उतना ही हैरान है जितना कि दिव्या। मैं आज से यहीं पर तुम लोगों के साथ ही रहूंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा। नहीं 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 विशाल, अगर ये लड़की यहां रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली हूं। तुम अभी के अभी इसे यहां से जाने के लिए कह दो, बस। दिव्या ने गुस्से में आकर कहा। दिव्या वहां पर प्रिया को देखकर मन ही मन जलने लगती है। विशाल ने भी दिव्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रिया से कहा,
सुना नहीं तुमने दिव्या ने क्या कहा? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से निकल जाओ। प्रिया ने बेचारी सा मुंह बनाते हुए विशाल से पूछा। लेकिन मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है विशाल, मैं यहां से कहां जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। इतना कहकर विशाल अमन की तरफ मुड़ते हुए बोला, अमन, तू इस प्रिया को अपने साथ ले जा। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो तुम एक साथ ही रहो। अमन ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, मैं? अरे यार, मैं तो इस चुड़ैल की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तू इसे मेरे सर पर क्यों डाल रहा है? मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसे कहीं पर। अमन की बात सुनकर प्रिया ने विशाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, विशाल, मैं भी इस अमन के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। देखो प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है, मुझे यहीं पर रहने दो, फिर मैं अपने आप यहां से चली जाऊंगी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। एक मेरा बचपन का दोस्त तो दूसरा मेरा प्यार, और अब तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? कभी नहीं। विशाल, मैं तो फिर भी तुम्हारी जिंदगी में बाद में आई थी, लेकिन ये अमन तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था। कम से कम इसे तो तुम्हारे बारे में सोचना ही चाहिए था। इसने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो इसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ। प्रिया ने सारा दोष अमन के सर पर डालते हुए कहा। अमन ने प्रिया की बात सुनकर कहा, क्या? ये ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। विशाल बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। मैं उसका दोस्त हूं, तो तुम भी तो उससे शादी करना चाहती थी ना? एक जीवन साथी से बढ़कर इस दुनिया में और कौन सा रिश्ता होता है भला? लेकिन तुमने एक बार भी विशाल के बारे में नहीं सोचा। तुमने जो उसके साथ किया है, उसके बाद तो उसका प्यार से विश्वास ही उठ गया होगा, और तुम अपने किए का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ना चाहती हो। अमन और प्रिया इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर दोष डालने लगते हैं। उनकी इस बहस से विशाल काफी परेशान हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, बस करो तुम दोनों अपनी ये लड़ाई। तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है और इसके लिए मैं किसी को भी माफ नहीं करने वाला। दिव्या, क्या तुम प्लीज इन दोनों को यहां से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगी? विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर पूछा। विशाल का इशारा मिलते ही दिव्या ने तुरंत आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे बाहर निकालने लगी। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! प्रिया जोर से चिल्लाने लगी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार दिव्या के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसने धक्का देकर प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही दिव्या ने प्रिया का हाथ छोड़ा, उसने दर्द से अपनी कलाई पकड़ ली। वेरी गुड विशाल, ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। अमन ने प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू क्या खुश हो रहा है? तू भी निकल यहां से। इतना कहते ही विशाल ने अमन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे यार विशाल, ये तू क्या कर रहा है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं यार। अमन ने विशाल को समझाते हुए कहा, दोस्त? कैसा दोस्त? जो मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तू अभी के अभी यहां से निकल जा। इतना कहकर विशाल ने अमन की कोई बात सुने बिना उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। विशाल, विशाल, मेरी बात तो सुनो। अमन और प्रिया दोनों विशाल को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक विशाल उनके मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर चुका है। दरवाजा बंद होते ही दिव्या और विशाल ने चैन की सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद अचानक से दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आज फाइनली उन दोनों ने प्रिया और अमन से अपना पीछा छुड़ा ही लिया। तो मैडम, अब प्रिया यहां से चली गई है, अब तो आप यहां आराम से रह सकती हैं ना? विशाल ने मुस्कुराते हुए दिव्या से पूछा। हाँ हाँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो, काफी देर हो गई है और हमने उन लोगों की वजह से काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। अब चलो, चलकर सो जाओ। यस मैडम, गुड नाइट, विशाल ने प्यार से कहा। गुड नाइट विशाल। और उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो गए। अगली रात आसमान में अंधेरा छा चुका है और आधा खिला चांद बेहद खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर बाद घड़ी ने 11 बजने का इशारा किया। विशाल और दिव्या का सर घूमने लगा और जब उन दोनों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो लोग होटल राजमहल के अंदर हैं।
हर दूसरी रात के मुकाबले आज रात होटल राजमहल पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रहा है। हर तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा दिव्या और विशाल को बहुत खौफनाक लग रहा है। पूरे होटल राजमहल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी उन दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं। ये सब देखकर दिव्या और विशाल के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। तभी अचानक से उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी और दिव्या ने तुरंत घबराकर विशाल का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, ये सिर्फ एक कुत्ते की आवाज है, विशाल ने दिव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे समझाया। चलो हम चलकर अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। इतना कहकर विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और वो दोनों जाकर रिसेप्शन पर अपने डेस्क पर बैठ गए। इस वक्त पूरे होटल में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टक टक की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो जितना शांत आज होटल राजमहल है, उतना ही अशांत आज दिव्या और विशाल का मन है। अभी वो दोनों अपने डेस्क पर बैठे ही है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियों और दरवाजों की धाड़ धाड़ आवाजें उनके कानों को चीरती हुई उनके दिलों को दहलाने लगी। वो दोनों हैरान परेशान होते हुए अपने चारों तरफ देखने लगे, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी एकदम से सब कुछ शांत हो गया और एक धड़ाक की आवाज से होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया। दिव्या और विशाल तुरंत डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई अंदर ही चलता आ रहा हो। उन्होंने देखा कि एक आदमी और औरत आपस में बातें करते हुए अंदर चले आ रहे हैं। आदमी के सर पर पगड़ी बंधी हुई है और उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है। औरत ने एक घाघरा चोली पहनी हुई है, जिसके घूंघट ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ है। वो औरत अपने पल्लू का एक कोना अपने मुंह में दबाए हुए अंदर चली आ रही है। रे बींदड़ी, थारी ये बकवास मारे को मत सुना और अपना ये बैल जैसा मुंह बंद रख, उस आदमी ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा। लेकिन बन्ना, थम हमारी बात भी तो सुनो, यो भी तो मारी ही है, उस औरत ने अपने पति से गुहार लगाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, उसके पति ने उसे डांटते हुए कहा, मैं ये सब कौन ही जानू, बस अब तू वही करेगी जो मैं थारे से कहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा रिसेप्शन डेस्क पर आ गया। उस आदमी ने बिना कुछ कहे रिसेप्शन से अपने कमरे रूम नंबर 3026 की चाबी उठाई और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। विशाल और दिव्या अभी भी हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे हैं कि तभी दिव्या ने विशाल से कहा, चलो चलो इनके पीछे चलकर देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। शायद यही है अगली आत्मा जिसे हमें इंसाफ दिलाना होगा। लेकिन विशाल ने दिव्या को रोकते हुए कहा, अभी नहीं, हमें सही इशारा मिलने का इंतजार करना होगा। तभी अगले पल अचानक से उस आदमी और औरत के बढ़ते कदम बीच में ही रुक गए। देखते ही देखते उस औरत का सर पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम गया और उसकी गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई। उसके चेहरे पर ढका हुआ पल्लू तेज चलती हवा से सरक कर उड़ गया। इस वक्त उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा है और उसकी आंखों की पुतलियां गायब है। इतने डरावने चेहरे को देखकर दिव्या जोर से चीख उठी और सीधा विशाल के गले लग गई। उस औरत को देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए और वो भी काफी ज्यादा घबरा गया। दिव्या के जोर से चिल्लाते ही होटल राजमहल के चारों तरफ से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे होटल की दीवारें भी उसे चुप रहने के लिए बोल रही हो। तभी देखते ही देखते वो आदमी और औरत दोनों लिफ्ट से ऊपर तीसरे माले पर चले गए और एक बार फिर पूरे होटल में मौन का सन्नाटा छा गया। दिव्या और विशाल बहुत देर तक एक दूसरे को पकड़े हुए रिसेप्शन डेस्क पर ही बैठे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घबराहट की वजह से उन दोनों की धड़कन तेज चल रही है और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। मगर इसके बाद भी उन दोनों में से किसी की भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही।
बहुत देर तक ऐसे ही बैठे बैठे विशाल की आंख लग गई। विशाल को सोता देखकर दिव्या धीरे से उठकर खड़ी होती है और धीमे धीमे कदमों से चलकर होटल राजमहल के ऑफिस की तरफ जाती है। दिव्या बार बार पलटकर देख रही होती है कि कहीं विशाल उठ तो नहीं गया है। अगले ही पल ऑफिस में दिव्या वहां पड़ी फाइल्स और कागजों को देखने लगती है, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तब वो उन कागजों को वहीं छोड़कर विशाल के पास रिसेप्शन की ओर भागती है। विशाल, उठो विशाल, देखो ऊपर के कमरे में किसी के झगड़ने की आवाजें आ रही हैं। विशाल ने नींद से उठकर देखा तो ऊपर के कमरे से काफी शोर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपस में बहुत बुरी तरह से झगड़ रहा है। दिव्या ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, अब तो हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए ना, अब तो इशारा भी मिल गया। विशाल ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, चलो देखते हैं। इतना कहकर विशाल और दिव्या ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो क्या होगा कहानी में आगे? ये किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है ये पति पत्नी जो अभी अभी होटल राजमहल में आए हैं? कौन सी आत्मा है जो अब विशाल और दिव्या के सामने आएगी?